हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइटोसिस। जैसा कि आपने देखा था कि पिछले लेक्चर तक में हमने क्या पढ़ लिया था, इंटरफेज पढ़ लिया था। अब इंटरफेज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है एम फेज। देखिए, इंटरफेज पढ़ा हमने, उसके बाद अब पढ़ेंगे एम फेज, जो कि ये होता है डिवीजन फेज। कैसा फेज होता है? डिवीजन फेज। इसको डिवीजन फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी में एक्चुअल डिवीजन होता है। अब देखिए, डिवीजन फेज को भी दो भाग में बांटते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस को बोला जाता है, इसका दूसरा नाम होता है क्या? इक्वेशनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन? इक्वेशनल डिवीजन। देखिए, जैसे कि ये खुद नाम बता रहा है, इक्वेशनल का मतलब वर्ड बना इक्वल। इक्वल का मतलब सेम। क्योंकि देखिए, एक सेल है जो कि डिवाइड करके दो नई सेल बना ले रही है, ए सेल बी। ये सेल थी एक्स, जो कि अब ये जो कॉपी बन रही है इनकी, ये एग्जैक्ट मदर्स की कॉपी बोला जाता है, इसीलिए इनको बोला जाता है क्लोन्स। क्लोन्स का मतलब होता है एग्जैक्ट रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब एग्जैक्ट कॉपी बनती है। तो माइटोसिस में क्या जानते हैं कि इसमें कि एग्जैक्ट एक एक सेल है, यहाँ से दो सेल बन जा रही है। एक सेल डिवाइड होकर के दो सेल बन जा रही है, और ये दो सेल जो बन रही है एज इट इज एक दूसरे की कॉपी बन रही है। एक दूसरे की कॉपी भी बन रही है और मदर सेल की एज इट इज भी कॉपी बन रही है। मतलब कि इसमें जितना कंटेंट होगा, सेम कंटेंट इसमें भी होगा और सेम कंटेंट बी सेल में भी होगा। तो चलिए, पहली बार माइटोसिस को प्लांट सेल में डिस्कवर किया गया था एक साइंटिस्ट द्वारा, जिसका नाम है स्ट्रॉसबर्गर। किसके द्वारा? स्ट्रॉसबर्गर। और इसी चीज को एनिमल में डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वॉल्टर फ्लेमिंग। देखिए, फ्लेमिंग वर्ड सुन के आप समझेंगे ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं है, ये वॉल्टर फ्लेमिंग है। तो आपको ध्यान रखना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो और थे जिन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी, और ये जो फ्लेमिंग है वॉल्टर फ्लेमिंग है जिन्होंने एनिमल सेल में क्या डिस्कवर किया? माइटोसिस को डिवर। अब देखिए, अब ये सवाल आएगा कि अगर मुझे माइटोसिस की स्टडी करनी हो तो सबसे पहले किस चीज को सेलेक्ट करेंगे? तो जैसा पिछले लेक्चर में हम बताए थे, अगर 24 घंटे की एक सेल साइकिल है तो उसमें सिर्फ एक घंटे के लिए एम फेज आता है, अर्थात एक घंटे ही बस सेल डिवाइड कर रही होती है। डिवीजन फेज कितने देर का होता है? ऑन एन एवरेज 1 आवर का। अब इस 1 आवर का हमको स्टडी करना है, तो अनियन का रूट टिप, किसकी रूट टिप? याद रखेंगे, अनियन की रूट टिप इज द बेस्ट टू स्टडी अबाउट द माइटोसिस। बेस्ट, इसी को बेस्ट माना जाता है माइटोसिस की स्टडी करने के लिए, है ना? तो देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट, अब जैसे माइटोसिस को हमने पढ़ा, अब माइटोसिस को भी आगे पढ़ने के लिए दो भाग में बांटा जाता है। माइटोसिस को भी फर्दर इसकी स्टडी के लिए दो भाग में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, जो कि आप जानते होंगे कैरियोन। द वर्ड कैरियोन इटसेल्फ सेज अबाउट, कैरियोन का वर्ड जो है वो खुद ही क्या बताता है? न्यूक्लियस। इसका मतलब कि न्यूक्लियस डिवीजन होता है। दूसरा, साइटोकाइनेसिस। साइटोन्स का मतलब क्या होता है? सेल। साइटोन का मतलब क्या होता है? सेल। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर माइटोसिस हो रहा है तो कैरियोकाइनेसिस भी हो रहा है और साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है। इसमें आपको ये समझना है कि पहले कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, मतलब एक सेल है, पहले इसमें ये न्यूक्लियस है सपोज, तो एक न्यूक्लियस डिवाइड डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और ये नया सेल और ये एक नया सेल बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पहले कैसे पढ़ेंगे? पहले किसको पढ़ेंगे? कैरियोकाइनेसिस को। अब कैरियोकाइनेसिस को भी हमने फर्दर बांटा है। कैरियोकाइनेसिस को देखिए यहाँ पे, अब कैरियोकाइनेसिस को हमने फर्दरली अपनी स्टडी स्टडी को और इजियर बनाने के लिए इनको चार भाग में बांटा है। नंबर वन प्रोफेज, नंबर टू मेटाफेज, नंबर थ्री एनाफेज एंड नंबर फोर टीलोफेज। तो आप लोग थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग को लेकर के कंपनसेट कर लेंगे, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम पेन टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना। ठीक, अब इसी को हम लोगों को एक एक करके स्टडी करनी है, इसी को प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। देखिए, मैं आप लोग को एक रफ पॉइंट व्यू दे देता हूँ इसमें क्या हो रहा था। देखिए, प्रोफेज है, प्रोफेज में सेल में सबसे पहले सेंट्रियोल्स एक दूसरे के अपोजिट पोल पे मूव करेंगे। फिर मेटाफेज में क्या होता है कि मेटाफेज में अब सेल्स जो मूव किए हुए थे क्रोमोजोम, ये आ जाएंगे मेटाफेजिक प्लेट में, यानी बीच में आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये अलग अलग हो जाएंगे और टीलोफेज में नया बन जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसकी फर्दर स्टडी करेंगे, है ना। चलिए, नंबर वन हम लोग को क्या पढ़ेंगे? प्रोफेज। प्रोफेज, प्रो का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं बायोलॉजी में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। देखिए, प्रिमिटिव किस सेंस में प्रिमिटिव? देखिए, सेल डिवीजन में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एम फेज में कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन में भी सबसे पहले जो होता है उसको बोलते हैं प्रो।
तो चलिए, प्रोफेज का मतलब क्या होता है, जब एक मान लीजिए ये एक सेल है, इसको क्या होना है, न्यूक्लियर डिवीजन में जाना है। इस सेल को क्या होना है, न्यूक्लियर डिवीजन में जाना है। एक सेल है, ठीक, इस सेल को कहाँ जाना है, न्यूक्लियर डिवीजन में। सबसे पहले क्या होता है, देखिए आपको एक चीज जान लेना है, ये जब ऐसे अनकॉइल्ड फॉर्म में थी, इसको हमने डीएनए बोला। डीएनए में जब थोड़ी सी कंडेंसेशन होने लग गई, इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। अब यही क्रोमेटिन जब हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है, इसको क्रोमोसोम बोलते हैं। अर्थात ये हमारा पोर्शन जो है, इसको क्या बोलेंगे, डीएनए। इसी डीएनए में जब थोड़ी सी कोइलिंग हो जाती है, तो इसको हमने बोला क्रोमेटिन। उसके बाद जब फाइनल इसकी कंडेंसेशन हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो अब समझिए क्या हो रहा है। चलिए, आपने क्या समझा कि जब डीएनए अनकॉइल्ड अवस्था में, मतलब इसमें कोई कॉइलिंग नहीं हुई है, तब ये क्या कह रही है, डीएनए कहला रही है। जब इसमें थोड़ी बहुत कॉइलिंग हो रहा है, तो उसको क्रोमेटीन कहते हैं। जब फुल्ली कंडेंस हो जाता है, तो उसको क्रोमोसोम कहते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे न्यूक्लियस को डिवाइड करना। अब आपको पता है ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, सबसे पहली बात, न्यूक्लियस में यहाँ पे बीच में न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है, और यहाँ पे थिन थ्रेड में क्रोमेटीन्स प्रेजेंट है, ठीक, और न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो अब देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है प्रोफेज में, यहाँ पे देखिए ये सेंट्रियोल्स है। क्या है, सेंट्रियोल्स है। सेंट्रियोल्स, दो सेंट्रियोल्स हमेशा होते हैं। आपको पहले भी बताया है मैंने इंटरफेज में कि सेंट्रियोल्स कहाँ पे बन रहे होते हैं, एस फेज में सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेट होता है। तो समझिए मैंने क्या देखा कि अब ये सेंट्रियोल्स दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट पोल पे मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अब या तो देखिए ये एक यहाँ आ जाएगा, तो ये यहीं पे रहेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोल पे आएंगे। तो अर्थात आप ये देख पाएंगे कि दूसरा, इसको स्टेज में बना रहा हूं मैं, ये देखिए एक सेंट्रियोल उधर है, एक सेंट्रियोल इधर है, और बीच में मेरा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे मैंने दिखाया क्या है, क्रोमेटीन है। अब देखिए ये मैंने दिखा दिया दूसरा स्टेज में कि क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे मूव कर चुके हैं। अब देखिए इस सेंट्रियोल से क्या निकलेगा, धागा निकलेगा, और इस क्रोमेटीन को क्या करेगा, कोइल करके क्रोमोसोम में बदलना है। तो इस धागा निकलेगा, तो इससे क्या तक धागा को पहुंचने के लिए सबसे पहला बैरियर आप जानते हैं कि इसके पास क्या होता है, यहाँ पे ई आर अटैच होती है, ई आर के बाद जीबी होता है। तो सबसे पहला सेल को क्या करना होगा, देखिए आप देखेंगे जब वो धागा निकल रहा होता है, तो रास्ते में क्या आया, ई आर, जीबी, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ रही है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब तक डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, तब तक कैसे पहुंचेगा वहां। तो देखिए ई आर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। देखिए ये सब के सब क्या हो रहा है, बिगिंस टू डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब ये क्या हो रहा है, इसका डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो देखिए देखिए इस धागा को, यहाँ से सेंट्रियोल से धागा निकलेगा, इस धागा को पहुंचना है यहाँ पे। तो इसके बीच में क्या क्या आ रहा है, ई आर, जीबी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इन सबको डिसइंटीग्रेट कर दिया गया। डिसइंटीग्रेट करने का मतलब इनको खत्म कर दिया गया है। अब देखिए, अब आप क्या समझ में, देखिए इस धागे को अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंचना था, तो यहाँ तक ये धागा पहुंच गया, ई आर, जीबी, न्यूक्लियोलस, ये सब के सब डिसइंटीग्रेट हो गए। तो ये सब में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए प्रोफेज को हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट फेज। किसका लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि किसका लॉन्गेस्ट फेज, माइटोसिस। पूरे सेल डिवीजन का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, इंटरफेज। हाँ जी, तो आपने क्या देख लिया था प्रोफेज में, प्रोफेज में क्या देखा कि ये सेल थी, यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गए थे। अब ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का मतलब आप समझ रहे हैं, क्रोमोसोम किसको कह रहे हैं। मैं ये जो डायग्राम बना रहा हूँ, अब सिर्फ न्यूक्लियर, ये पूरा सेल का डायग्राम बना रहे हैं। इसमें देखिए ये मैंने क्या दिखाया, ये क्रोमोसोम है हमारा। क्रोमोसोम का मतलब, इस डायग्राम को देखिए, ये है क्रोमोसोम। क्रोमेटीन की कंडेंस फॉर्म को क्रोमोसोम बोलते हैं। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे क्रोमोसोम है, और ये क्या है हमारा, एस्ट्रल। तो इनसे क्या होगा कि एक रेज निकलेगी, ऊपर से एक, नीचे से एक ऊपर से एक नीचे से, ऐसे ही ठीक, एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एंड एक नीचे से। इस तरह से आपने क्या देखा कि हर ऊपर से एक धागा और नीचे से एक धागा, क्रोमोसोम्स के दोनों, एक ऊपर एंड और एक नीचे एंड, मतलब ये काइनेटिक डिस्क होता है यहाँ पे। ये इस जगह पे काइनेटिक डिस्क होता है, जो कि एक प्रोटीन है, जिससे कि एक ऊपर अटैच हो गया, एक नीचे हो गया। अब जैसे ही ये अटैच होता है, तो इनका काम मेटाफेज में मैन क्या होता है, इन सारे धागा को
अटैच करते ही इसका काम होता है, ये धागा सबको खींच के क्या करेंगे, बीच में ला लेंगे। मतलब इसको क्या करेंगे, सेंटर पे ला लेंगे, जिसको कि हमने एक नाम दिया है मेटाफेजिक प्लेट। क्या नाम दिया है, मेटाफेजिक प्लेट। और ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट अर्थात कि जब इसमें धागा अटैच हुआ और सबको बीच में ला रहे हैं, इस मूवमेंट को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, कंग्रेशन। CONGRESSION, कांग्रेशन। मतलब कि आपको कांग्रेशन हो गया, एक एक सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बन गई, जिस प्लेट पे आपके सारे क्रोमोसोम्स अरेंज्ड हो गए हैं। ये है हमारा मेटाफेज। अब देखो आप ये चीज देख पाएंगे कि मेटाफेज को बेस्ट फेज बोला जाता है। बेस्ट फेज टू स्टडी किस चीज के लिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। क्यों मॉर्फोलॉजी ऑफ, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम ऐसा क्यों होता है बताएं आप। लॉजिकली देखेंगे कि आप जैसे असेंबली में अपने देखते हैं, असेंबली में बच्चों को क्यों ऐसे अरेंज में एक लाइन में किया जाता है, ताकि आप उसको आराम से काउंट कर सके। जब आप काउंट कर पाएंगे तभी उसके बारे में नंबर्स जान पाएंगे, आप कुछ कम मेहनत के साथ अच्छे से उसकी पूरी डिटेल आप जान पाएंगे। मॉर्फोलॉजी इन द सेंस कि साइज, इसकी साइज क्या है, जो छोटी है वो आगे होगी, बड़ी है वो पीछे होंगी, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रोफेज में क्या देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास सेल आई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ये स्पिंडल फाइबर आएंगे और ये इस क्रोमोसोम्स पे अटैच होना है। तो ये क्रोमोसोम्स पे अटैच होने के लिए बीच में क्या क्या आ रहा था, ER, GB एंड न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सबको खत्म करते हुए ये धागा कहाँ तक पहुंच गया, फाइनली क्रोमोसोम तक। अब मेटाफेज में क्या हुआ, इस धागा ने सबको क्या किया, बीच में ला दिया। यहाँ तक था हमारा मेटाफेज। अब नेक्स्ट फेज में हम बात करेंगे, यही धागा यहाँ से क्या होगा, अलग होगा। चलिए नेक्स्ट फेज में देखते हैं। आइए, मेटाफेज के बाद क्या है, एनाफेज। चलिए देखिए, ये हमारा कौन सा फेज था, ये था हमारा मेटाफेज, ये था हमारा मेटाफेज। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा फेज, ये हमारा है एनाफेज। देखिए इस डायग्राम और इस डायग्राम में ये देखिए, इस डायग्राम में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि मेटाफेज में क्रोमोसोम क्या है, सबके सब इक्वेटर पे अलाइन है। और उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ, ये वाला डायग्राम है किसका, एनाफेज का। एनाफेज में आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक क्रोमोसोम थी, एक ऊपर एक नीचे, ये एक ऊपर का स्ट्रक्चर ऊपर चला जाएगा, नीचे का स्ट्रक्चर नीचे चला जाएगा। ये कोई जरूरत नहीं होता है कि अगर ये ऊपर वाला ऊपर जाएगा तो ये नीचे, इसको देखिए नीचे वाला हमेशा नीचे ही जाएगा। यहाँ पे एक लॉ फॉलो होता है, मेंडल्स के लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये क्रोमोसोम, अगर ये वाला क्रोमोसोम ऊपर जा रहा है तो कोई गारंटी नहीं है कि इसका ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाए। ये डिपेंड करता है, ये नीचे भी आ सकता है, ये नीचे भी है। मतलब एक दूसरे का ऊपर या नीचे जाना, ये एक दूसरे से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। इन दोनों को कोई जरूरत ऐसा नहीं होता है कि ये ऊपर गया है तो मैं भी नीचे ही जाऊंगा। ठीक है, तो ये फेज है मेरा एनाफेज। एनाफेज में आप क्या देख पा रहे हैं कि ये ऊपर जा रहा है, एक नीचे जाएगा। तो ये मैंने एक डायग्राम को अच्छा बनाने के लिए ऐसा दिखाया है कि एक ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला ऊपर जा रहा है, नीचे वाला नीचे जा रहा है। लेकिन असलियत क्या होता है, ये ऊपर वाला ऊपर जाए और ये नीचे वाला हमेशा नीचे जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ये ऊपर गया तो हो सकता है ये वाला नीचे आ जाए, ये वाला ऊपर चला जाए। तो इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। तो नेक्स्ट एनाफेज के बारे में क्या जानना होता है हमको, कि एनाफेज को बोला जाता है सबसे स्मॉलेस्ट फेज। क्या बोला जाता है, स्मॉलेस्ट फेज। स्मॉलेस्ट फेज क्या हो रहा है, क्यों इसको स्मॉलेस्ट बोल रहा है, क्योंकि देखिए इसमें स्मॉलेस्ट, इसमें क्या हो रहा है, ये जो मेटाफिजिक प्लेट है बस इससे अलग हो रहा है, इसलिए ये स्मॉलेस्ट फेज है। उसके बाद इस वाले फेज को बोला जाता है बेस्ट फेज। बेस्ट फेज टू स्टडी शेप ऑफ क्रोमोसोम। टू स्टडी शेप, देखिए उसमें पढ़े थे नंबर्स, और ये क्या है, शेप ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि आप पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम आई शेप के हो सकते हैं, इन्वर्टेड जे शेप के हो सकते हैं, एल शेप के हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो अब मैंने देख लिया कि अब हम लोग देखिए प्रोफेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में अलग हुआ, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुआ, और GBER डिसइंटीग्रेट होते हुए फाइबर्स कहाँ पे पहुंच गया, क्रोमोसोम्स पे। उसके बाद क्रोमोसोम्स को बीच में लाया गया, कॉन्ग्रेशन बोलते हैं, जो कि उसके बाद मेटाफिजिक प्लेट पे आया। अब इस प्लेट से एक ऊपर एक नीचे, सपोज अगर ये ह्यूमन का होता, ये सेल मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन का होता, तो हम जानते हैं ह्यूमन में कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर, यानी 46 क्रोमोसोम। तो आप ये देखते हैं कि 46 का 46 क्रोमोसोम ऊपर जा रहा है और 46 का 46 क्रोमोसोम नीचे आता है। तो मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, माइटोसिस में कोई भेदभाव नहीं होता। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे एनाफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है हमारा टीलोफेज।
चलिए एनाफेज पढ़ लिए। एनाफेज में हमने क्या देखा, ये अलग होना स्टार्ट हुआ। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि क्रोमोसोम्स को देखिए ऑलमोस्ट क्या पहुंच चुके हैं, सेंट्रियोल्स के पास पहुंच चुके हैं। मतलब सेल अपने आखिरी पड़ाव पे आ गया है, जब इसका साइटोप्लाज्म को अब डिवाइड करना। अब मतलब ये दोनों भाई सपोज थे, ये दोनों भाई का ये स्थिति आ गया कि अब ये दोनों किसी भी सूरत में साथ नहीं रहेंगे, अब इनको घर का बंटवारा करना ही पड़ेगा। तो ये है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज में एक्चुअल में क्या होता है कि देखिए, अब बंटवारा करने से पहले क्या ध्यान रखना होगा कि जो चीज आपने देखा था कि इसका क्या क्या डिसइंटीग्रेट हो गया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गया था, ई आर जी बी एंड न्यूक्लियोलस सब डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो इसको क्या करना है, इसको वापस भी तो चाहिए ना। जब डिवाइड करेंगे तो सब चीज बराबर का बात होना चाहिए, कुछ भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए सेम इसमें भी यही होगा, इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ई आर जी बी वापस आ जाएंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है रिवर्स ऑफ प्रोफेज। क्या बोला जाता है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। रिवर्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखिए इसमें ई आर जी बी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन री अपीयर्स, क्या हो रहा है, फिर से वापस आ जा रहे हैं। अब देखिए ये हमने क्या पढ़ लिया, टोटल मिला करके ये हमारी हो गई कैरियोकाइनेसिस। माइटोसिस को दो भाग में हमने बांटा था, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब देखिए कैरियोकाइनेसिस हमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। आइए बस छोटा सा टॉपिक है साइटोकाइनेसिस, बस साइटोकाइनेसिस समझेंगे, उसके बाद माइटोसिस खत्म हो। तो चलिए देखिए हमने पढ़ लिया कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, अब बारी है साइटोकाइनेसिस की। मतलब अब पूरा का पूरा, अब हर हाल में दोनों भाई को अलग अलग चाहिए ही चाहिए, अब किसी भी सूरत में ये साथ रहने को तैयार नहीं है। अब देखिए वहां पे हमने देखा कि क्रोमोजोम वापस से टीलोफेज में, क्रोमोजोम वापस से डीकंडेंस होकर के क्रोमेटिन फॉर्म में आना दिखना स्टार्ट हो गया। देखिए अब क्या करना, अब इसको साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। तो सेल प्लेट में दो दो टाइप का मेथड होता है, एक सेल प्लेट मेथड, दूसरा होता है सेल फरो मेथड। ये एनिमल सेल में एप्लीकेबल होता है, किसमें एप्लीकेबल होता है, तो ये वाला किसमें होता है, प्लांट सेल के केस में एप्लीकेबल होता है। किसमें एप्लीकेबल होगा, प्लांट सेल के केस में। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ क्या होता है कि एक्चुअल में इसके पीछे की कहानी क्या है, कि ये जो जब अलग हो रहे होते हैं टेलोफेज में, इनके बीच में कुछ फाइबर्स रिमेनिंग रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, कुछ फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स रिमेनिंग रह जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो मोटी वाली लेयर रेड कलर से दिख रही है, सबसे पहले इस वाली लेयर को बनाते हैं, जो कि हम कहते हैं इसको मिडिल लमेला, जो कि किस चीज की बनी हुई होती है, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की कौन सी लेयर बनी है, ये वाली लेयर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की सबसे पहले बनी। उसके बाद दूसरी वाली लेयर को देखिए, अब ये ब्लैक से जो दिख रहा है ये कौन सा लेयर है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सबसे बाहर में क्या है, सेल वॉल। अब ये देखिए अब क्या होगा कि ये यहाँ से अलग मुड़ जाएगा, अर्थात कि ये देखिए ये सेल, मान लीजिए ये क्या था, सेल वॉल था, ये सेल मेम्ब्रेन था। अब ये यहाँ से ये एक अलग सेल बन जाएगा, ये एक अलग सेल बन जाएगा, मतलब ये इसका न्यूक्लियस हो जाएगा, ये इसका न्यूक्लियस हो जाएगा। इस तरह से प्लांट में डिवीजन हो गया। अब जैसे कि एनिमल सेल में होना है, तो एनिमल सेल में क्या होता है, देखिए ये देखिए ये देखिए एनिमल सेल में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कि ये देखिए सेल फरो फॉर्मेशन हो रहा है। फरो का मतलब क्या होता है, कि फरो का मतलब कि किसी भी रीजन से सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। किधर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ शिफ्ट होता है, और धीरे धीरे क्या देखेंगे, ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, और ज्वाइंट होते ही ये एक सेल अलग बन गई, दूसरी सेल एक अलग बन गई, एक सेल ए सेल एक बी, अर्थात यहाँ डॉटर वन, ये डॉटर टू, दो नए डॉटर सेल बन जा रहे हैं। और हम क्या देख रहे हैं कि एक लाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपको बहुत पूछा भी जाता है कि इसमें क्या हो रहा होता है। देखिए आइए आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो जिस लाइन का हम जिक्र कर रहे थे, कि सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होता है, कि एक जो कि बच्चे बहुत कंफ्यूजन होता है, कि ये सवाल में आता है, कि एक सवाल है, साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस, फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, आपको होमवर्क रहा ये, इसको ट्रू या फॉल्स में लिखना, या दूसरा लाइन लिख रहा हूं मैं कि कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस।
ये 2 लाइन मैंने लिखा है, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब आपको इस चीज को एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा है, आप ये बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ए और ये बी, ये वाला ट्रू है या ये वाला ट्रू है। ये देखिए कुछ नहीं है, बस इंग्लिश मीनिंग को लेकर के है और कुछ भी नहीं है। इस तरह से हमने क्या देखा कि माइटोसिस कंप्लीट हो गई, स्टेरियोकाइनेसिस भी हो गया, फिर साइटोकाइनेसिस भी हो गया, अब 2 नए डॉटर सेल भी बन गए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जैसे कि माइटोजेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि माइटोसिस को इनहिबिट कर सकता है उसको माइटोजेंस बोलते हैं। जैसे कि एनिमल सेल में इंसुलिन होता है, प्लांट सेल में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। माइटोटिक पॉइजन जैसे कि एजाइड, साइनाइड, राइबोन्यूक्लियर, मस्टर्ड गैस, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन जो कि और कहाँ से उसको लिया जाता है, कॉल्चिकम ऑटम से लिया जाता है, जो कि किसका उसका मेन काम क्या होता है, इसको बोलते हैं माइटोसिस इनहिबिटर। ये क्या करता है, जो स्पिंडल फाइबर बन रहा होता है उसी को नहीं बनने देता है। तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास में, आप चाहेंगे तो करवा देंगे। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, स्पीड आप बढ़ा करके देख लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ये मेरा पहला वीडियो था तो इस वजह से मेरी थोड़ी राइटिंग्स में प्रॉब्लम हो गई, एंड आई विल मेक श्योर कि अगली बार से मेरी राइटिंग सही होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।